हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को इसमें बीए थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर से द्वितीय प्रश्न पत्र राजनीति विज्ञान विषय का द्वितीय प्रश्न पत्र इंटरनेशनल रिलेशन एंड पॉलिटिक्स अंतरराष्ट्रीय संबंध और राजनीति पढ़ा रहा हूं। और इसके अंतर्गत मैं आप लोगों को यूनिट फर्स्ट बता रहा हूं। यूनिट फर्स्ट से मैं आप लोगों को अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के विभिन्न उपागमों के बारे में बता रहा हूं। तो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को नव यथार्थवाद के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं आप लोगों को चौथा सिद्धांत, जैसा कि उपागम के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के उपागम के अंतर्गत 6 उपागम आपके सिलेबस में दिए गए हैं। पहला है आदर्शवादी सिद्धांत या आदर्शवादी उपागम, दूसरा है यथार्थवादी उपागम और तीसरा है नव यथार्थवादी उपागम। चौथा है निर्णय निर्माण सिद्धांत, पांचवा व्यवस्था सिद्धांत, छठा खेल सिद्धांत है। ये 6 सिद्धांत दिए गए हैं। तो मैं आज आप लोगों को निर्णय निर्माण सिद्धांत डिसीजन मेकिंग थियरी के बारे में बताने जा रहा हूं कि यह डिसीजन मेकिंग थियरी होती क्या है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में, अंतरराष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में क्या होती है। जैसा कि हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार होता है, सेकेंड वर्ल्ड वार के पश्चात अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में परिवर्तन आता है। जैसा कि द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व आदर्शवादी उपागम के द्वारा अंतरराष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन किया जाता था, अंतरराष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन किया जाता था, यानी कि नैतिकता को मुख्य स्थान दिया जाता था। परंतु जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होता है तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात व्यवहारवादी क्रांति होती है और व्यवहारवादी क्रांति ने राजनीति के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन कर दिया। विभिन्न दृष्टिकोण डेवलप कर दिए, विभिन्न दृष्टिकोणों का आविर्भाव होने लगा, जैसा कि निर्णय निर्माण सिद्धांत, व्यवस्था सिद्धांत और यथार्थवादी सिद्धांत, नव यथार्थवादी सिद्धांत, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत, संरचनात्मक सिद्धांत। विभिन्न सिद्धांतों का आविर्भाव होता है, विभिन्न सिद्धांतों का विकास होता है। तो उसमें एक सिद्धांत है निर्णय निर्माण सिद्धांत, और यह जो निर्णय निर्माण सिद्धांत है इसके जो प्रतिपादक हैं रिचर्ड स्नाइडर हैं। इसके प्रतिपादक कौन है? रिचर्ड और सेपिन महोदय हैं। सेपिन ये विभिन्न विद्वान होते हैं जिन्होंने निर्णय निर्माण सिद्धांत का प्रयोग अंतरराष्ट्रीय राजनीति में किया। जैसा कि लोक प्रशासन के अंतर्गत निर्णय निर्माण सिद्धांत का प्रतिपादन हर्बर्ट ए साइमन के द्वारा किया गया है। हम हर्बर्ट ए साइमन का तार्किकता मॉडल देख सकते हैं या विवेक संगत मॉडल देख सकते हैं। इसी तरह से अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत रिचर्ड स्नाइडर, बर्टन, शापिन वगैरह विभिन्न विद्वान जो होते हैं यह विदेश नीतियों का अध्ययन करने लगते हैं और विदेश नीति के अध्ययन के संदर्भ में यह निर्णय निर्माण सिद्धांत को प्रमुख स्थान देते हैं। तो हम जानते हैं कि निर्णय निर्माण होता क्या है। निर्णय निर्माण, डिसीजन मेकिंग थ्योरी, डिसीजन क्या होता है, निर्णय क्या होता है। हम विभिन्न परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं, और विभिन्न परिस्थितियों से प्रभावित होकर हम निर्णय लेते हैं, यानी कि निर्णय लेने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कारक होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, और उन कारकों से हम प्रभावित होते हैं, उन परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं। हम विभिन्न विकल्पों की तलाश करते हैं और विभिन्न विकल्पों में जो विकल्प सबसे अच्छा होता है उसी विकल्पों का चयन करते हैं। यानी कि पहले हम विभिन्न प्रकार की जो परिस्थितियां होती हैं, हमारे चारों तरफ परिस्थिति होती है, तो उस परिस्थिति की समझ विकसित करते हैं। हम पहले परिस्थितियों को अच्छी तरह से समझते हैं कि ये परिस्थितियां है क्या, कैसे उत्पन्न हुई है, हम इन परिस्थितियों के अंतर्गत किस प्रकार व्यवहार कर सकते हैं, हमें इन परिस्थितियों से किस प्रकार निपटना चाहिए। तो जब परिस्थितियों की समझ हमारे अंदर आ जाती है तो हम अपने विवेक का सहारा लेते हैं। किसका सहारा लेते हैं? विवेक का सहारा लेते हैं। और जब विवेक का सहारा लेते हैं तो हमारी तरफ कई ऑप्शन होते हैं, और उस ऑप्शन में यानी कि ये विभिन्न प्रकार के विकल्प होते हैं, और हम देखते हैं कि ये जो विभिन्न प्रकार के विकल्प हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं, इन विकल्पों में कौन सा विकल्प हमें अच्छा है, कौन सा विकल्प ठीक रहेगा। तो जो मनुष्य होता है वह मनुष्य इन विभिन्न विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प की तलाश करता है, सर्वोत्तम विकल्प की तलाश करता है जो उसके लिए बेहतर है और जिससे उसका कार्य संपादित हो जाए। जब जैसे कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हम देखते हैं
कि एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन होता है, उसके 4 विकल्प होते हैं। अब आपको चारों विकल्प में से कौन सा अच्छा विकल्प है, कौन सही विकल्प है, उसी विकल्प को छांटना होता है। तो यह निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? आपके द्वारा किया जाता है। तो इसी तरह से यह जो निर्णय निर्माण सिद्धांत है अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भी प्रयोग हुआ। किसके द्वारा प्रयोग हुआ? रिचर्ड स्नाइडर, एच.डब्ल्यू. बर्क और एच.डब्ल्यू. ब्रुक है। यह एच.डब्ल्यू. ब्रुक है। एच.डब्ल्यू. ब्रुक, शेपिन महोदय के द्वारा इसको अंतरराष्ट्रीय राजनीति में प्रयोग किया गया था। इस अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत, इस सिद्धांत के अंतर्गत, यह सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय कर्ताओं के अधिमान व्यवहार का अध्ययन करता है। यानी कि जो अंतरराष्ट्रीय कर्ता होते हैं, अंतरराष्ट्रीय कर्ता कौन होते हैं? अंतरराष्ट्रीय कर्ता, इंटरनेशनल एक्टर, अंतरराष्ट्रीय कर्ता, जिसको हम एक्टर कहते हैं। एक्टर का मतलब व्यवहार करने वाले, एक्टर्स का मतलब व्यवहार करने वाले। तो ये एक्टर्स कौन होते हैं? यह एक्टर कौन होते हैं? यह एक्टर राज्य होते हैं। एक्टर कौन होते हैं? यह एक्टर राज्य होते हैं। विभिन्न राज्य होते हैं, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सूची के अंतर्गत है, या जितने मान्यता प्राप्त देश हैं वह 193 देश है। 193 देश को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। तो पूरे विश्व में राज्यों की संख्या कितनी है? 193 है। हालांकि 193 से अधिक राष्ट्र हैं, लेकिन 193 को मान्यता प्रदान की गई है। तो ये जो विभिन्न देश होते हैं या ये विभिन्न राज्य होते हैं, तो यह राज्य, हम इन्हीं राज्यों का अध्ययन करते हैं निर्णय निर्माण सिद्धांत के अंतर्गत। ये जो विभिन्न अंतरराष्ट्रीय कर्ता होते हैं, इसी को हम अंतरराष्ट्रीय कर्ता कहते हैं। तो इन अंतरराष्ट्रीय कर्ताओं का हम अध्ययन करते हैं और हम अंतरराष्ट्रीय जगत में होने वाले विभिन्न घटनाओं का अध्ययन करते हैं, जो उन अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत विभिन्न राज्यों के व्यवहारों को प्रभावित करते हैं, विभिन्न राज्यों के व्यवहारों को निर्धारित करते हैं। तो यह सिद्धांत, निर्णय निर्माण सिद्धांत, विभिन्न राज्यों के मध्य लंबी प्रक्रिया में होने वाले निर्णयों का अध्ययन करता है। यह निर्णय के अध्ययन पर बल देता है कि विभिन्न राष्ट्र के द्वारा किस प्रकार निर्णय लिए जाते हैं, किस तरह से निर्णय लिए जाते हैं, कौन सी परिस्थितियां उनके सामने क्रिएट होती हैं, चारों तरफ कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं कि जिनके द्वारा राष्ट्र निर्णय लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं या बाध्य हो जाते हैं। निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? राज्य के द्वारा ही निर्णय लिए जाते हैं। जिस तरह से हम आंतरिक मामलों में देख सकते हैं, या भारत आंतरिक मामलों में निर्णय लेता है, विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेता है कि कब क्या करना है। जैसे कब CAA कब लागू करना है, जैसे भारत के द्वारा लागू किया जा रहा है। पहले उसने 370 धारा 370 में संशोधन करके जो वहां के प्रावधान थे, जम्मू कश्मीर के प्रावधान थे, समाप्त किया। फिर हम देखते हैं कि तीन तलाक पर प्रतिबंध लगाया। उसके बाद इसने क्या किया कि CAA लागू कर दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सरकार के द्वारा समय समय पर परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लिए जाते हैं, और उसके निर्णय के द्वारा सफलता प्राप्त होना चाहिए। निर्णय हम जब लेते हैं तो हमारे निर्णय के द्वारा सफलता प्राप्त होना चाहिए। इसी तरह से इंटरनेशनल रिलेशन में या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंतर्गत विभिन्न जो राज्य होते हैं वह अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों को देखते हुए निर्णय लेते हैं। जैसा कि जेम्स रॉबिन्स का कहना है, जेम्स रॉबिन्स कहते हैं कि निर्णयकरण एक सामाजिक प्रक्रम है। जेम्स रॉबिन्स कहते हैं कि निर्णयकरण एक सामाजिक प्रक्रम है जो निर्णय के लिए कोई समस्या छांटता है और उसके कुछ थोड़े से विकल्प निकालता है, जिनमें से कोई एक विकल्प कार्य रूप को परिणित करने के लिए छांट लिया जाता है। यानी कि जेम्स रॉबिन्स कहते हैं कि हमारे सामने विभिन्न विकल्प होते हैं, उन विकल्पों में से हम किसी एक विकल्प को चूज कर लेते हैं, चयन कर लेते हैं, और वही विकल्प हमारी समस्या का निर्धारण करता है। इसी तरह से हेमैन कहते हैं, हेमैन का कहना है कि निर्णय निर्धारित की गई एक ऐसी चीज है जो कार्य करने से पहले आती है। इसी तरह से टेरी महोदय कहते हैं, टेरी महोदय का कहना है निर्णय 2 या 2 से अधिक संभावित विकल्पों में से एक विकल्प को चुनना होता है। निर्णय क्या होता है? हमारे सामने विभिन्न विकल्प होते हैं, विभिन्न विकल्पों में से एक विकल्प को चुनना ही हमारा निर्णय होता है। इसी तरह से मेनले जोन्स कहते हैं, मेनले जोन्स का कहना है कि निर्णय एक समाधान होता है जो कुछ विकल्पों की परीक्षा करने के बाद चुना जाता है। निर्णय एक समाधान होता है जो कुछ विकल्पों की परीक्षा करने के बाद चुना जाता है।
इसे इसलिए चुना जाता है क्योंकि यह अन्यों की अपेक्षा अधिक सार्थक होता है। हम निर्णय यानी कि निर्णय क्यों लेते हैं, या निर्णय जब लेते समय हम विभिन्न विकल्पों की तलाश करते हैं, विभिन्न विकल्पों में से एक विकल्प को हम चूज कर लेते हैं, तो यह विकल्प जो होता है हमारे समस्या का समाधान करता है। तो हम देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत जो मूल इकाई होती है वह क्या होती है, राज्य होती है। राज्य ही यह मूल इकाई होती है, यही यूनिट होती है। जैसे इस संसार में विभिन्न राज्य होते हैं, तो विभिन्न राज्यों में इस संसार में विभिन्न राज्य होते हैं और विभिन्न राज्यों के मिलने से विश्व का निर्माण होता है। विश्व का निर्माण होता है। इस विश्व में जैसे कि विभिन्न राज्य हैं, तो विश्व की इकाई क्या है, विश्व की इकाई क्या है, यह राज्य है। तो राज्यों का प्रशासन किया जाता है, यह विभिन्न तरीके से किया जाता है। राज्यों का प्रशासन विभिन्न तरीके से किया जाता है, जैसे कि राज्य का जो आंतरिक प्रशासन होता है या इंटरनल जो मामले होते हैं, इंटरनल अफेयर होता है, वह राज्य के प्रशासकीय अधिकारियों के द्वारा किया जाता है। प्रशासकीय अधिकारियों के द्वारा किया जाता है और प्रशासकीय अधिकारी सरकार को सलाह देते हैं, राज्य सरकार को सलाह देते हैं। प्रशासकीय अधिकारियों के माध्यम से ही निर्णय लिए जाते हैं, यानी कि राज्य के नाम पे सभी निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं, इसी सरकार के द्वारा होते हैं, सरकार के द्वारा लिए जाते हैं। राज्य जो है यह एक अमूर्त संस्था है, यह अमूर्त है, हमको दिखाई नहीं देता है, लेकिन राज्य का निर्णय जो लिया जाता है वो सरकार के द्वारा लिया जाता है। भारत सरकार जैसे कर सकते हैं, भारत सरकार के द्वारा लिया जाता है। तो भारत सरकार क्या है, यह मूर्त है। तो जब सरकार कोई निर्णय लेती है अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के मामले में, तो यह कहा जाता है कि भारत ने यह निर्णय लिया, यह कहा जाता है कि भारत ने यह निर्णय लिया, भारत ने यह निर्णय लिया। भारत ने निर्णय लिया का तात्पर्य क्या है, यहां की सरकार से है। जैसे मोदी सरकार है, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के द्वारा अंतरराष्ट्रीय मामले में कोई भी निर्णय लिए जाते हैं या कोई भी समझौते किए जाते हैं, तो उसका यह तात्पर्य होता है कि भारत सरकार के द्वारा किया गया। जैसे हम देख सकते हैं कि भारत सरकार में समय समय पर विभिन्न प्रधानमंत्री हुए हैं, तो हम भारत सरकार, तो यह भारत सरकार ही निर्णय लेती है, यह सरकार ही निर्णय लेती है। सरकार में व्यक्ति होते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और विभिन्न प्रशासकीय अधिकारी होते हैं, विभिन्न मंत्रीगण होते हैं, यही सब मिलकर अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के मामले में निर्णय लेते हैं। यह जो निर्णय लिए जाते हैं, निर्णय के ऊपर विभिन्न परिस्थितियों का प्रभाव होता है। इस निर्णय के ऊपर निर्णय क्यों लिए जाते हैं, कैसे लिए जाते हैं, किन परिस्थितियों में लिए जाते हैं, तो विभिन्न परिस्थितियों का प्रभाव निर्णय के ऊपर पड़ता रहता है। जैसे व्यक्ति के व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ता है, पर्सनालिटी का प्रभाव पड़ता है। जैसे हम इंदिरा गांधी को देख सकते हैं, 1971 में उन्होंने उनके द्वारा बांग्लादेश को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। इसी तरह से जवाहरलाल नेहरू को देख सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू ने चीन से समझौता किया, या जवाहरलाल नेहरू ने विदेश नीति का निर्माण किया, और जो विदेश नीति का निर्माण किया गया वह प्रथमतः जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही किया गया है। जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रकार की विदेश नीतियां बनाई और वही हमारे लिए बेस है। उसी बेस को आधार मानकर हम आगे भी नीतियां बनाते रहते हैं। तो निर्णय के ऊपर रुचियों का प्रभाव होता है कि विभिन्न राज्य दूसरे राज्य में कितनी रुचि प्रदर्शित करते हैं। ये राज्य है, तो विभिन्न राज्य दूसरे राज्य में कितनी रुचि प्रदर्शित करते हैं, कितना इंटरेस्ट लेते हैं दूसरे राज्य में। जैसे रूस भारत के मामले में कितना इंटरेस्ट लेता है, और अमेरिका भारत के मामले में कितना इंटरेस्ट लेता है, इजराइल भारत के मामले में कितना इंटरेस्ट लेता है, चीन भारत के मामले में कितना इंटरेस्ट लेता है। तो यह रुचियां भी निर्भर करती हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत में, अंतर्राष्ट्रीय विश्व में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में निर्णय लेने के लिए। और इसके अलावा आइडियोलॉजी भी प्रभावित करती है निर्णय को, कि उसकी विचारधारा कैसी है, किसी राष्ट्र की विचारधारा कैसी है, किसी राज्य की विचारधारा कैसी है। जैसे व्यक्ति की विचारधारा कैसी है, यदि व्यक्ति की विचारधारा समाजवादी है तो वह समाजवादी परिप्रेक्ष्य में निर्णय लेगा, सबके हित में निर्णय लेगा। यदि तानाशाही प्रवृत्ति की है तो वह केवल अपने और अपने लोगों के प्रवृत्ति में, अपने लोगों के पक्ष में निर्णय लेगा। तो इस तरह से विचारधाराओं का भी प्रभाव होता है। और इसके अलावा संस्कृति, धर्म का भी प्रभाव पड़ता है। जो संस्कृति होती है, धर्म होता है, उस संस्कृति और धर्म का भी प्रभाव पड़ता है व्यक्ति के ऊपर, राष्ट्र के ऊपर। जिस प्रकार का राष्ट्र होता है, राष्ट्र की जैसी संस्कृति होती है, वह अपनी संस्कृति के आधार पर निर्णय लेती है। इसी तरह से यदि राष्ट्र धार्मिक है तो वह धार्मिक आधार पर निर्णय ले सकती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि निर्णय लेने में विभिन्न परिस्थितियों का प्रभाव होता है। और स्पेशली निर्णय लेने में हमें पर्यावरण अधिक रूप से प्रभावित करता है। निर्णय लेने में हमारे ऊपर
पर्यावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है। यानी कि जिस तरह से हम एटमॉस्फेयर देखते हैं वैसे ही हम निर्णय ले लेते हैं, तो पर्यावरण निर्णय को सबसे अधिक प्रभावित करता है। इस तरह से हम देखते हैं कि यदि जब कोई राज्य किसी दूसरे राज्य के परिप्रेक्ष्य में कोई नीतियां बनाता है, कोई नियम बनाता है, कानून बनाता है, समझौते करता है या संधियां करता है, तो उसके निर्णय के ऊपर विभिन्न परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। जैसे सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा उसकी शैक्षिक योग्यता क्या है, वह कितना पढ़ा लिखा है, उसका बौद्धिक क्षमता का स्तर कितना है, इसका भी प्रभाव पड़ता है। जो राष्ट्र विशेष की परिस्थितियां होती हैं, उन राष्ट्र विशेष की परिस्थितियों का भी प्रभाव पड़ता है। वहां के नागरिकों के चरित्रों का भी प्रभाव पड़ता है कि उस देश के नागरिक कैसे हैं और नागरिक अपनी सरकार का कितना सपोर्ट करते हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के लिए, विश्व व्यवस्था के लिए या राष्ट्र राज्य व्यवस्था के अंतर्गत वहां के जो नागरिक होते हैं वो कितना सपोर्ट करते हैं, अपनी सरकार का कितना सपोर्ट करते हैं विदेश नीति के मामलों में, वैदेशिक संबंधों के मामलों में। तो इस तरह से निर्णय लेने के ऊपर विभिन्न आंतरिक तत्वों का भी प्रभाव पड़ता है और बाह्य तत्वों का भी प्रभाव पड़ता है। बाह्य तत्व कौन कौन से होते हैं? जैसे कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो राजनीति होती रहती है, तो उसमें एक राष्ट्र दूसरे राज्य को कैसे प्रभावित करते रहते हैं, यानी कि राज्यों और राज्यों के बीच जो संबंध होते हैं वह संबंध भी निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जब अंतरराष्ट्रीय संकट उत्पन्न होता है या फिर जब कोई एक देश सुपर पावर बन जाता है, तो यह विभिन्न प्रकार की जो परिस्थितियां होती हैं यह भी किसी राज्य को निर्णय लेने में प्रभावित करती हैं, किसी राज्य के लिए निर्णय में प्रभावित करती हैं। कोई राज्य निर्णय लेता है तो अपने हितों के अनुसार लेता है। तो इस तरह से ये जो विभिन्न प्रकार के तत्व होते हैं, इन विभिन्न तत्वों को ध्यान में रखकर ही निर्णय लिया जाता है। रिचर्ड स्नाइडर, एच.डब्ल्यू. ब्रूक और शेपिन महोदय ने अपनी पुस्तक फॉरेन पॉलिसी डिसीजन मेकिंग एंड अप्रोच टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, यह इनकी संयुक्त रूप से पुस्तक है, तीनों की पुस्तक है, फॉरेन पॉलिसी डिसीजन मेकिंग एंड अप्रोच टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अंतरराष्ट्रीय संबंधों के परिप्रेक्ष्य में निर्णय निर्माण सिद्धांत का विस्तृत विश्लेषण किया है। रिचर्ड स्नाइडर, ब्रूक, शेपिन अपनी पुस्तक फॉरेन पॉलिसी डिसीजन मेकिंग एंड अप्रोच टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में निर्णय निर्माण सिद्धांत का विस्तृत विवरण देते हैं, विस्तृत व्याख्या करते हैं और यह कहते हैं कि हम यह अध्ययन करते हैं कि निर्णय किन परिस्थितियों में लिया गया। जैसे कि सबसे पहले यह देखा जाता है कि किसने निर्णय लिया, कौन व्यक्ति है या कौन राज्य निर्णय लिया। यानी कि जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध होता है तो प्रथम विश्व युद्ध में सबसे पहले निर्णय कौन लिया, युद्ध में भाग लेने का निर्णय कौन लेता है। द्वितीय विश्व युद्ध कैसे होता है और किसने निर्णय लिया, यानी कि अमेरिका ने 1945 में जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम हमला करने का निर्णय किस तरह से लिया। तो हम इसका अध्ययन करते हैं कि कौन निर्णय लेता है और किन परिस्थितियों में निर्णय लेता है, किस प्रकार निर्णय लेता है और निर्णय लेने में उसको कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं। इन सभी बातों का हम अध्ययन करते हैं। तो स्नाइडर का कहना है कि निर्णय मुख्य रूप से 3 बातों से प्रभावित होता है। पहला आंतरिक परिपार्श्व। स्नाइडर का कहना है कि निर्णय लेने में, स्नाइडर का कहना है कि जब कोई राष्ट्र निर्णय लेता है तो उसको उसकी आंतरिक परिस्थितियां प्रभावित करती हैं, जिसको उन्होंने आंतरिक परिपार्श्व की श्रेणी में रखा है, जिसमें कि जैसा कि वो बताते हैं कि सारे निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं, कर्मचारी और अधिकारियों के द्वारा लिए जाते हैं। आंतरिक परिपार्श्व यानी कि जो उस देश की शासन व्यवस्था संचालित करते हैं, जो प्रशासन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा निर्णय लिए जाते हैं, जिसमें अधिकारी गण होते हैं, विभिन्न मंत्री होते हैं, सभी लोग होते हैं। और इसके अलावा इसके अलावा वहां की जनमत भी निर्णय को प्रभावित करता है। व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, उनकी भूमिकाएं होती हैं, विभिन्न सामाजिक मूल्य होते हैं, नागरिकों का चरित्र होता है, उनकी कुछ मांगे होती हैं और कुछ आंतरिक संरचनाएं होती हैं, उस राज्य की संरचनाएं होती हैं। यह संरचना भी निर्णय को प्रभावित करती हैं, यानी कि निर्णय किससे प्रभावित होता है, अपने आंतरिक परिस्थितियों से प्रभावित होता है। जैसे भारत जब कोई निर्णय लेगा अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के अंतर्गत,
तो पहले वह अपने परिस्थितियों को देखेगा, अपने आंतरिक संरचनाओं को देखेगा, अपने लोगों को देखेगा और अपने लोगों को देखते हुए और अधिकारियों की राय लेते हुए ही वह निर्णय देगा। यानी कि निर्णय लेने के पहले वह अपने अधिकारीगण से परामर्श करता है, अपने मंत्रीगण से परामर्श करता है। वह देखता है कि इस निर्णय से उसके राष्ट्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसके अलावा विभिन्न जो सामाजिक संरचना होती है, जो समूह की संरचना होती है, वह भी उसको प्रभावित करती है। दूसरा है बाह्य परिपार्श्व। यह कहते हैं कि निर्णय लेने में बाह्य परिपार्श्व की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बाह्य परिपार्श्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह बाह्य परिपार्श्व क्या है? यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है, इस व्यवस्था में विभिन्न राष्ट्र होते हैं और विभिन्न राष्ट्र जब होते हैं तो विभिन्न राष्ट्रों का एक दूसरे के साथ कैसा संबंध है। तो उस अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को देखते हुए विभिन्न राज्य निर्णय लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संकट को देखते हुए विभिन्न राज्य निर्णय लेते हैं और विभिन्न प्रकार के जो संघर्ष पाए जाते हैं, जो महाशक्तियों की भूमिका होती है, पड़ोसी नीति होती है, विभिन्न राष्ट्रों की जो क्रियाएं होती हैं, इन सब को देखते हुए कोई राष्ट्र निर्णय लेता है। तीसरा है निर्णय निर्माण प्रक्रिया। निर्णय निर्माण प्रक्रिया, स्नाइडर का कहना है कि जो निर्णय निर्माण की प्रक्रिया होती है वह विभिन्न संरचनाओं से प्रभावित होती है, विभिन्न चीजों से प्रभावित होती है। जैसे कि प्रशासनिक ढांचा, उस राज्य का प्रशासनिक ढांचा कैसा है, वहां के सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के बीच परस्पर किस प्रकार की क्रिया है, यानी कि प्रशासनिक ढांचा किस तरह से है, वहां की सरकारी और गैर सरकारी सदस्यों के बीच, गैर सरकारी संस्थाओं के बीच किस प्रकार की क्रिया पाई जाती है। इसके अलावा जो एग्जीक्यूटिव होती है, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, लेजिस्लेचर में किस प्रकार का संबंध है, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में किस प्रकार का संबंध है। जैसे हम देखते हैं कि अमेरिका जब निर्णय लेता है तो उसके निर्णयों को वहां के सीनेट के द्वारा मंजूरी आवश्यक होती है, सीनेट के द्वारा मंजूरी लेनी आवश्यक होती है। यदि सीनेट मंजूरी नहीं देता है तो फिर वह निर्णय नहीं लिए जाते हैं, यानी कि फिर वह निर्णय असफल हो जाते हैं। तो हम देखते हैं कि विभिन्न राज्यों में जो कार्यपालिका कार्य करती है, व्यवस्थापिका कार्य करती है। जब कार्यपालिका कोई निर्णय लेती है तो व्यवस्थापिका उसको मंजूरी देती है कि नहीं देती है, सहमति देती है कि नहीं देती है। जब सहमति दे देती है व्यवस्थापिका, जब कार्यपालिका को सहमति दे देती है, तभी उसके निर्णय लागू किए जाते हैं, लागू हो सकते हैं। तो इस तरह से किसी भी राष्ट्र को निर्णय लेने में उसकी संरचनाएं, आंतरिक संरचनाएं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका भी प्रभावित करती हैं। तो यही सब निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि रिचर्ड स्नाइडर ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन राष्ट्रों के निर्णय निर्माण प्रक्रिया के आधार पर किया है कि विभिन्न राष्ट्र किस प्रकार निर्णय लेते हैं और उनके निर्णय से कौन कौन प्रभावित होते हैं, किन परिस्थितियों में निर्णय लेते हैं और उनके निर्णय का उनके आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों में क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से रिचर्ड स्नाइडर ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में निर्णय निर्माण उपागम का प्रयोग किया है। वह कहते हैं कि जो राज्यों की क्रियाएं होती हैं या जो राजनीति होती है यह विभिन्न राज्यों के निर्णय से ही प्रभावित होती हैं, विभिन्न राज्यों के निर्णय से प्रभावित होती हैं और निर्णय ही अंतरराष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। निर्णय निर्माण से ही विभिन्न राज्यों की व्यवस्था, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था प्रभावित होती है। इसी तरह से जॉन बर्टन ने अपनी पुस्तक, जॉन बर्टन की पुस्तक है इंटरनेशनल रिलेशन। जॉन बर्टन की पुस्तक है इंटरनेशनल रिलेशन। यह पुस्तक 1965 में पब्लिश होती है और यह जॉन बर्टन जो होते हैं ऑस्ट्रेलिया के होते हैं। जॉन बर्टन ऑस्ट्रेलिया के होते हैं। इन्होंने भी अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत निर्णय निर्माण सिद्धांत का प्रयोग किया है और निर्णय निर्माण का प्रयोग इन्होंने शक्ति के संदर्भ में किया है। बर्टन का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत शक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह कहते हैं कि राज्यों के आपसी संबंधों के निर्धारण में शक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इसी शक्ति के आधार पर विदेश नीति का निर्माण होता है। लेकिन फिर भी विदेश नीति के निर्धारण में केवल शक्ति ही महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती है,
बल्कि निर्णय की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विभिन्न राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों को देखते हुए निर्णय लेते हैं। विभिन्न राष्ट्र राष्ट्रीय हितों को देखते हुए विभिन्न राज्यों से आपसी संबंधों का निर्धारण करते हैं, आपसी संबंधों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए निर्णय लेते हैं। जैसे भारत और चीन के बीच किसी प्रकार की गतिविधियां होती हैं तो भारत किस प्रकार का निर्णय लेता है, चीन के प्रति किस प्रकार का निर्णय लेता है, या अमेरिका के प्रति किस प्रकार का निर्णय लेता है, पाकिस्तान कोई हलचल करता है या कोई घटना करता है तो किस प्रकार का निर्णय लेता है। जैसे हम देखते हैं कि पाकिस्तान ने उड़ी में आतंकवादी हमला किया और भारत ने क्या निर्णय लिया, भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। तो विभिन्न राष्ट्रों के जो संबंध होते हैं यह निर्णय से ही प्रभावित होते हैं। परंतु अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत केवल निर्णय की ही महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती है, विभिन्न तत्वों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम केवल निर्णय निर्माण सिद्धांत से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन नहीं कर सकते। निर्णय निर्माण सिद्धांत का विभिन्न विचारकों के द्वारा आलोचनाएं भी की जाती हैं। उनका कहना है कि निर्णय निर्माण का सिद्धांत सीमित है, संकुचित है। निर्णय निर्माण से हम केवल विदेशी नीति का अध्ययन कर सकते हैं, विदेश नीतियों का क्रियान्वयन ही किया जा सकता है। विभिन्न जो अंतर्राष्ट्रीय जगत में घटनाएं होती हैं, विभिन्न घटनाएं जो अंतर्राष्ट्रीय जगत में होती रहती हैं, संचालित होती रहती हैं, उन विभिन्न घटनाओं का हम अध्ययन केवल निर्णय निर्माण सिद्धांत से नहीं कर सकते हैं। विभिन्न आलोचकों का कहना है कि इस निर्णय निर्माण सिद्धांत से केवल विदेश नीति का निर्धारण होता है, विदेश नीति का निर्धारण, केवल विदेश नीति का निर्धारण होता है। यह किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकता है, यह विभिन्न समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता है, केवल यह कुछ ही समस्या का समाधान करता है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में विद्यमान होने वाली जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती हैं उन समस्याओं का यह समाधान नहीं कर सकता है। फिर भी हम देखते हैं कि विभिन्न राष्ट्रों के द्वारा, विभिन्न राज्यों के द्वारा, विविध सरकारों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपने संबंधों को बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं और इसी निर्णय से उसके चरित्र का अध्ययन किया जाता है, राष्ट्रों के चरित्र का अध्ययन किया जाता है कि कोई राष्ट्र विशेष परिस्थितियों में किस प्रकार निर्णय लेते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में जो निर्णय निर्माण सिद्धांत है यह संपूर्ण नहीं है, बल्कि इसके साथ अन्य सिद्धांतों का भी समावेश किया जाना चाहिए। तो इस वीडियो में मैंने आपको निर्णय निर्माण सिद्धांत से अवगत कराया, इसका जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को व्यवस्था सिद्धांत के बारे में बताऊंगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।